हाँ जी दोस्तों, कैसे हो आप लोग। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। पहले अपन ने SRS 4400 कर लिया, पार्ट 1 में अपन ने कवर कर दिया। यूट्यूब पे आपको लिंक मिल ही गई है। अब अपन रिवाइज करेंगे 4410। ठीक है। अब 4410 का नाम है कंपाइलेशन इंगेजमेंट। भाई क्या हो गया तुझे, आजा। 4410 इसका नाम क्या है, कंपाइलेशन इंगेजमेंट। ठीक है। अब कंपाइलेशन इंगेजमेंट पढ़ाने से पहले हर बार सर आते हो और बोलने लग जाते हो। आज मैं अपनी कुछ दुख दर्द कहानी सुनाने वाला हूँ। 4400 कंपाइलेशन इंगेजमेंट की कहानी पहले आप मेरे से सुनो। मैंने अपने आर्टिकलशिप के 6 मंथ में पहले आईए किया, इंटरनल ऑडिट। मतलब किया तो बहुत टाइम तक, मतलब पहले 6 मंथ जब इंटरनल ऑडिट किया तो जब 6 महीने लगातार आईए किया तो मैं थक गया। अपने मैनेजर के पास गया मैं बोला सर अब कुछ और कराओ, इंटरनल ऑडिट कब तक, कुछ अब तो जीवन में कुछ हम भी नया मांगता क्या, कुछ और करो। तो अपने क्या हुआ, बोला ठीक है। क्या किया, एक जगह इंटरव्यू हुआ हम लोग का फिर से। ठीक है, उधर इंटरव्यू हुआ और हम लोग का एक इंगेजमेंट पे मुझे भेज दिया गया। ठीक है, उस इंगेजमेंट पे मुझे भेज दिया गया। इस इंगेजमेंट पे क्या होता था, देखो पहले इंटरनल ऑडिट किया हुआ मैं। ठीक है, मैं जिंदगी के सबसे सुखी दिन इंटरनल ऑडिट वाले होते हैं। तो जब मन करता है जो करता है, किसी से 1 करोड़ का किसी ने एक्सपेंस किया है और 1 करोड़ जेब में नहीं है, फिर भी हमारे पास अथॉरिटी होती है ये पूछ सकें कि सर ये आपने 1 करोड़ खर्च क्यों किए। ठीक है, अपने पास पावर होती है उधर, वी कैन क्वेश्चन बेसिकली, मतलब अपन उधर जाके क्वेश्चन कर सकते हैं। लेकिन मेरे साथ अब क्या हुआ, जब मैं जिस क्लाइंट पे गया, नाम वगैरह तो नहीं लूँगा, तो जिस क्लाइंट पे मैं गया तो मेरे साथ क्या हुआ कि सुबह गया 10 बजे और उन्होंने मेरे को बहुत सारी फाइल भेज दी। मुझसे क्या काम कराते थे मैं आपसे बताता हूँ। बहुत सारी डॉक्यूमेंट भेज दिए, बहुत सारे लेजर भेज दिए। बोले सर आप बैलेंस शीट में प्रेजेंट करो, प्रिपेयर करो बैलेंस शीट और हमारी मदद करो और आप कंपाइल करो। उनका सारा डेटा कंपाइल करके पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने थे। तो यार जिस बंदे ने 6 महीने काम के नाम पे बस वो किया, क्या सबसे क्वेश्चन पूछे सर आपने ये क्यों किया, अथॉरिटी वाले सर आपका तो ये गलत है, आपके प्रोसेस गैप है। इंटरनल ऑडिट में बेसिकली यही करते हैं। उस बंदे के साथ अब क्या हो रहा है ये देखो, सुबह 10 बजे जा रहा है, शाम को 10 बजे आ रहा है और काम क्या कर रहा है, कंपाइलेशन का। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ले रहा है, मिला रहा है, बैलेंस ढूंढ रहा है। तो मेरे साथ ये बहुत दिक्कत वाला काम हुआ। तो मैं क्या बताना चाहता हूँ, मैं क्या कर रहा था, मैं कंपाइलेशन कर रहा था। ठीक है, तो इस कहानी में मेरे से क्या करवाया उन्होंने, कंपाइलेशन करवाया। मुझे बहुत सारा लेज़र भेज देते थे, उसको मैच करो, बैलेंस शीट मैच करो, दिन भर यही कर। उनकी 15-20 तो सब्सिडरीज थी। मेरे 10-15 दिन में मेरे को समझ में आ गया कि बेटा तेरे से तो ये कंपाइलेशन वाला काम करवा रहे। फिर मैं वापस अपने मैनेजमेंट के पास गया और चेंज कराया, वो सब अलग की बात है। बट आपको मैं कहना क्या चाहता हूँ कि ये होता है कंपाइलेशन इंगेजमेंट। ठीक है, अब एक आपको मैं दिखाता हूँ, ICAI ने जो हमें फॉर्मेट दिया है कंपाइलेशन इंगेजमेंट का। इधर इधर आओ, 4000 देखो, ये कंपाइलेशन की रिपोर्ट है बेसिकली। इसमें क्या करते हैं देखो, कि हमने कंपाइलेशन इंगेजमेंट किया, किसके हिसाब से किया सर, SRS 4410 इसके हिसाब से किया। बहुत अच्छी बात। अब इसके रिपोर्ट में ये क्या लिखते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड एक्यूरेसी एंड कंप्लीटनेस ऑफ द इंफॉर्मेशन यूज टू कंपाइल देम आर योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। भैया वो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम लोग कंपाइल कर रहे हैं, बट जो इन्फॉर्मेशन वो लोग हमें दे रहे हैं उसकी एक्यूरेसी, उसकी कंप्लीटनेस, ठीक है, उससे हमारा क्या लेना देना, मेरा क्या लेना देना था। वो मुझे डेटा देते, मैं बैठ के दिन भर कंपाइल करता, काम तो यही हो रहा था मेरे साथ। तो उसमें हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं ये थोड़ी चेक करता था इन्होंने मुझे पूरी इन्फॉर्मेशन दी क्या। मेरे को क्या मतलब पूरी इन्फॉर्मेशन कंप्लीट है कि नहीं, मैं ऑडिट करने थोड़ी गया उधर, मैं तो कंपाइलेशन का काम कर रहा था। ठीक है, तो फिर मेरे को पता चल गया सर कंपाइलेशन इंगेजमेंट एश्योरेंस इंगेजमेंट नहीं होता। ये तो हम लोग रिलेटेड सर्विस में पहले ही पढ़ चुके कि ये कंपाइलेशन इंगेजमेंट इज नॉन एश्योरेंस इंगेजमेंट। ठीक है, तो वी आर नॉट रिक्वायर्ड टू वेरीफाई द एक्यूरेसी एंड कंप्लीटनेस ऑफ द इन्फॉर्मेशन। ना ही मैं वेरीफाई करूंगा ये इन्फॉर्मेशन एक्यूरेट है कि नहीं है। मुझे तो मिला, मैंने फटाफट कंपाइल, आ गए, लो सर। दूसरे सब्सिडरी का डेटा आया, कंपाइल, लो सर फाइनेंशियल। 10-15 दिन मैंने यही किया था। तो वेरीफाई एक्यूरेसी और कंप्लीटनेस का मेरा कोई जिम्मेदारी नहीं है। सुनो, तो वी डू नॉट एक्सप्रेस एन ऑडिट ओपिनियन। ऑडिट ओपिनियन कहां से दूंगा मैं, ऑडिट थोड़ी कर रहा हूं। मुझे तो खुद पता नहीं मेरे साथ क्या चल रहा था उधर, ऑडिट कौन कर रहा है, ऑडिट हो ही नहीं रही। रिव्यू कंक्लूजन दे रहा हूं क्या उधर, रिव्यू ही नहीं हो रहा सर, कुछ नहीं कर रहा मैं तो, डेटा कंपाइल करके डेटा आगे दे रहा हूं बस, सिंपल। तो वो कंपाइलेशन इंगेजमेंट। तो कि ये ना हम ऑडिट ओपिनियन देंगे, ना ही रिव्यू कंक्लूजन देंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो प्रिपेयर में अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो एक्सेप्टेड इंडिया में उसके हिसाब से, ये सब कुछ नहीं करते। बेसिकली बहुत सिंपल सी बात है कि मेरा काम कंपाइलेशन का था। सारे जो डॉक्यूमेंट्स, जो इन्फॉर्मेशन वो लोग देते थे उसके हिसाब से मैं कंपाइल करके उनके लेजर्स वगैरह जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने में असिस्ट करता था। यही है कंपाइलेशन इंगेजमेंट। अब मेरे साथ आओ अपने नोट्स में, बुक में, मेन बुक जो अपनी है इधर,
और अभी इसको अपन कंप्लीट करते आओ। अब देखना है क्या लिखा है इन्होंने। सर इट्स असिस्ट, अभी मैंने 2 सेकंड पहले बोला कि असिस्ट करते क्या, प्रिपरेशन और प्रेजेंटेशन ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, उसको प्रिपेयर और प्रेजेंट करने में हम लोग असिस्ट करते हैं, ठीक है सर। विदाउट ऑब्टेनिंग एनी एश्योरेंस, एश्योरेंस ऑडिट थोड़ी हो रही है, कोई एश्योरेंस नहीं, विदाउट ऑब्टेनिंग एनी एश्योरेंस। तो सर एक बात बताओ, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पे कंपाइलेशन कर सकते हैं, इंगेजमेंट कर सकते हैं सर, नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन से भी कर सकते हैं। तो देखो, कंपाइलेशन इंगेजमेंट फॉर नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कैन बी परफॉर्म्ड अंडर दिस स्टैंडर्ड आफ्टर नेसेसरी एडाप्टेशन, मतलब कुछ जो नेसेसरी एडाप्टेशन है, नेसेसरी कुछ चेंजेस है वो करके इस ऐसे SRS के हिसाब से, ऐसे नाम आ गया, SRS के हिसाब से अपन कर सकते हैं। सिंपल। एक बात बताओ तो, रिलेटेड सर्विस में अपन ने SRS पढ़ा 4400 और ये भी जो पढ़ रहे हैं 4410, इस पे SQC1 एप्लीकेबल है क्या भैया? SQC1 आंख बंद कर लो, जब SQC का नाम आए सब पे अप्लाई करो, वो सब पे अप्लाई होता है, एप्लीकेबल टू ऑल एंगेजमेंट्स। तो एप्लीकेबल टू ऑल एंगेजमेंट स्टैंडर्ड, चाहे वो एश्योरेंस एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स हो या नॉन एश्योरेंस एंगेजमेंट स्टैंडर्ड हो। चलिए अब स्पीड बढ़ा दें, आओ। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन that is subject to for compilation engagement may be required for various purposes। अभी जो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है जो कंपाइल हो रही है वो वेरियस पर्पस के लिए यूज हो रही है, तो कौन सी बड़ी बात पे। तो एक क्वेश्चन भी इन्होंने पूछा है सहित, उसका वो क्वेश्चन था कि इंटेंडेड पर्पस बताओ ऑफ कंपाइलेशन इंगेजमेंट। अगर आप कंपाइलेशन इंगेजमेंट कर रहे हो तो उसका इंटेंडेड पर्पस भी बताओ, और या फिर इसमें भी ये दूसरा मतलब जो अपने ये वाली हेडिंग है वो भी यही कह रही कि पर्पस बताओ, ठीक है। तो अब एक बात बताओ, हम लोग मैंडेटरी पीरियोडिकली रिपोर्टिंग करते हैं, हर साल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, तो टू कंप्लाई विद मैंडेटरी पीरियोडिक फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करते हैं पीरियोडिक मैंडेटरी है, उसके हिसाब से कंप्लाई कर दिया। लेकिन अगर उसके अलावा भी तो सर कोई काम हो सकता है, हाँ हो सकता है। देखो, फॉर द पर्पज रिलेटेड टू मैंडेटरी अनरिलेटेड, फॉर द पर्पज अनरिलेटेड, मतलब पहले वाला तो मैंडेटरी वाला पीरियोडिक फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, दूसरा वाला क्या है, अनरिलेटेड मैंडेटरी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ठीक है, अनरिलेटेड टू मैंडेटरी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। एग्जांपल दोनों, मैनेजमेंट और TCWG ने मुझे बुलाया और मुझे कहा कि यार एक काम कर, मेरे को किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए, मुझे इंटरनल यूज़ के लिए मुझे ये फाइनेंशियल इस हिसाब से बना के दे, तो बना के देना पड़ेगा, वो उस हिसाब से कंपाइलेशन करना पड़ेगा, सिंपल। उसके बाद में अंडरटेकन फॉर एक्सटर्नल पार्टीज, कोई कॉन्ट्रैक्ट के तहत, कोई एग्रीमेंट के तहत बैंक से लोन लिया है, किसी से आप ट्रांजेक्शन करने जा रहे हो, कोई बड़ा एग्रीमेंट करा है आपने, उसके हिसाब से, ठीक है, आपको क्या करनी पड़ेगी, उससे रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। अगर एक्सटर्नल पार्टीज उसमें इन्वॉल्व है तो आपको कंपाइलेशन उसके हिसाब से करना पड़ेगा, ठीक है। फॉर ट्रांजेक्शनल पर्पज, ट्रांजेक्शनल पर्पज मतलब एक कोई ट्रांजेक्शन हुआ है फॉर एग्जांपल जिसमें एंटिटी की ओनरशिप ही चेंज हो गई, मर्जर हुआ है, एक्विजिशन हुआ है, अमलगमेशन हुआ है, जो भी कुछ भी हुआ है ना, तो ट्रांजेक्शन इन्वॉल्विंग चेंजेस टू दी ओनरशिप, वो हो गए ट्रांजेक्शनल पर्पस। अब एक बात याद रखो, 3 इसका इंटेंडेड पर्पस क्या है कंपाइलेशन के, एक तो मैंडेटरी फाइनेंशियल पीरियोडिक फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, हाँ सर समझ में आ गया, एक तो अनरिलेटेड मैंडेटरी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, समझ में आ गया। अब सुनो, P इसका मेमोरी टेक्निक पैट है, पैट मतलब पर्टिकुलर पर्पस, E मतलब एक्सटर्नल पार्टीज और T मतलब ट्रांजेक्शनल पर्पस। सिंपल, बहुत सिंपल। स्कोप बताओ सर, स्कोप तो वेरी करेगा ना सर, जो एंगेजमेंट सर्कमस्टेंसेस है उसके हिसाब से वेरी करेगा, वेरी सिंपल। सर प्राइमरी फोकस क्या है, मदद, असिस्ट करेंगे मैनेजमेंट को इन प्रिपेयरिंग एंड प्रेजेंटिंग एंटिटीज फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इन अकॉर्डेंस विद द एप्लीकेबल FRF। अब सुनो, मैनेजमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैनेजमेंट रिटेन्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फॉर द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑन द बेसिस ऑन विच इट इज प्रिपेयर एंड प्रेजेंट। मैं वहाँ कंपाइल कर रहा था, चेक वो कर रहे थे ना, मुझे क्या मतलब सही है गलत है, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उनकी है, मेरी तो है नहीं। तो मैनेजमेंट के पास ही रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी फॉर द ऑन द बेसिस फॉर द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑन द बेसिस विच इज प्रिपेयर्ड एंड प्रेजेंटेड, ठीक है। अब जजमेंट का है रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटिंग पॉलिसीज का है, कोई अकाउंटिंग एस्टिमेट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी, मैनेजमेंट की, सिंपल। अब एक बात बताओ, अभी यहाँ फ्रेमवर्क वाली बात है, आप लोग को अच्छे से पता है 2 फ्रेमवर्क होते हैं, एक फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है ना, जिसको हम लोग जनरल पर्पस फ्रेमवर्क बोलते हैं ना, जनरल पर्पस फ्रेमवर्क, एक होता है स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क, ठीक है, जो स्पेशल किसी, अब जैसे एक्सटर्नल पार्टीज ने बोला इस हिसाब से हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट, स्पेशल पर्पस हो गया। जनरल मतलब सबके लिए, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट अपन देखते हैं ना, जो मेन अपन फॉर एग्जांपल जो हम लोग बनाते हैं, तो वो सारे जनरल पर्पस है, वो सबके लिए है, सारे यूजर्स के लिए। लेकिन कुछ स्पेशल है, कोई बैंक के लिए उसको अलग से चाहिए, तो बैंक के हिसाब से बना के देना है, तो वो हो गए स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल, ठीक है। तो
डिफरेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फर्म फ्रेमवर्क कैन बी यूज्ड। हाँ भाई, जिस फ्रेमवर्क के हिसाब से वो हमें कंपाइल करने बोलेगा हम तो कंपाइल करके दे देंगे, हमको क्या मतलब। तो कोई डिफरेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क यूज हो सकते हैं। हाँ सर, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क दो हो सकते हैं। दो फ्रेमवर्क होते हैं, जनरल पर्पस, स्पेशल पर्पस। जनरल पर्पस में जो अपना एप्लीकेबल FRF वाला फ्रेमवर्क है जो सारे यूजर्स के लिए एप्लीकेबल है, और स्पेशल वाला जैसे एग्जाम्पल दे दिया मैंने, एक्सटर्नल पार्टीज जैसे बैंक ने बोला कि हमको इस हिसाब से चाहिए, हो गया स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क। बहुत सिंपल था। एथिकल रिक्वायरमेंट पढ़ा होगा क्या सर? मेरा तो मन नहीं पढ़ाने का, फिर भी सुनो। इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट इस पे नहीं, कंपाइलेशन एंगेजमेंट में कोई ये इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। नॉट अप्लाई टू कंपाइलेशन एंगेजमेंट। अगर लॉ और रेगुलेशन स्पेसिफाई कर रहा है कि कुछ रिक्वायरमेंट, देखो लॉ एंड लॉज एंड रेगुलेशन में स्पेसिफाई रिक्वायरमेंट एंड डिस्क्लोजर रूल्स प्रिटेंडिंग टू इंडिपेंडेंस। अगर कोई वो अलग से लॉ या कुछ डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट मांगता है तो अपन कर देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनो, इंगेजमेंट एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस, ऐसे 210 पढ़ा है। एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट पढ़ा है सर। तो उसमें अपन ने पढ़ा है सर, उसकी जो मैटर होता है एंगेजमेंट लेटर में, उसमें अपन क्या क्या डिफाइन करते हैं ना। तो मैं आपको याद कराता हूँ, आप बस वो देखना। पहले तो पॉइंट होता है उनका आइडेंटिफिकेशन ऑफ एप्लीकेबल FRF सर, ठीक है। दूसरा होता है ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट, बोलते हैं वहाँ पे। यहाँ तो एंगेजमेंट है, कंपाइलेशन एंगेजमेंट बोलेंगे, ठीक है सर, कंपाइलेशन। उसमें रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट बोलते हैं, हाँ सर। रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर बोलते हैं, यहाँ ऑडिटर नहीं, यहाँ रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रैक्टिशनर हो जाएगा। और रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट बोलते हैं, हाँ सर बोलते हैं। इसके अंदर 4 रेस्पॉन्सिबिलिटी है जो मैं आपको इज्जत से आराम से पढ़ाऊंगा। अब पहले छठवें पॉइंट पे आओ, एक्सपेक्टेड फॉर्म और कंटेंट, कि भाई कि फोकस फॉर्म और किस मतलब क्या क्या कंटेंट होगा प्रैक्टिशनर रिपोर्ट का, वो भी अपन बताते हैं एंगेजमेंट लेटर्स में। अब इसमें एक पॉइंट यूनिक है जो ऊपर वाला है, इसको ध्यान से पढ़ो। इंटेंडेड यूज, ये कंपाइलेशन का इंटेंडेड यूज क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन, इंटेंडेड यूज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड एनी रिस्ट्रिक्शन ऑन आइदर इट्स यूज एंड डिस्ट्रीब्यूशन। सिंपल सा बात है, इसका यूज और इसका डिस्ट्रीब्यूशन। यार डिस्ट्रीब्यूशन इसका रिस्ट्रिक्टेड होता है, सबके लिए तो होता नहीं, तो इसका इंटेंडेड यूज और इसका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। और क्या कोई रिस्ट्रिक्शन है? रिस्ट्रिक्शन किस पे? इन दोनों पे ही देख लो, रिस्ट्रिक्शन इंटेंडेड यूज पे और रिस्ट्रिक्शन डिस्ट्रीब्यूशन पे, बात खत्म। तो अपन के ये 5 के 6 पॉइंट हो गए, इंटेंडेड यूज एंड डिस्ट्रीब्यूशन, और उस पर अगर कोई रिस्ट्रिक्शन है किस पे? यूज और डिस्ट्रीब्यूशन पे। फिर आइडेंटिफिकेशन ऑफ एप्लीकेबल FRF हो गया, हाँ सर, जो एप्लीकेबल FRF हो गया। ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट पढ़ते थे, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ कंपाइलेशन एंगेजमेंट पढ़ेंगे। रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर पढ़ते थे, यहाँ पे रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रैक्टिशनर पढ़ेंगे। रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट, वेरी सिंपल। और एक्सपेक्टेड फॉर्म एंड कंटेंट। अब सुनो, मैनेजमेंट की क्या जिम्मेदारी है? एक्सेप्टेबल FRF के हिसाब से फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को प्रेजेंट करना, प्रिपेयर करना। सिंपल है, पढ़ो मजा आएंगे। सुनो, इंटरनल कंट्रोल का डिम करना। डिम मतलब डिजाइन करो, इंप्लीमेंट करो, मेंटेन करो। डिजाइन करो, इंप्लीमेंट करो, मेंटेन करो इंटरनल कंट्रोल को। ये किसकी जिम्मेदारी? मैनेजमेंट की, ठीक है सर। अब जो मुझे वो लोग दे रहे थे ना, क्या दे रहे थे? इन्फॉर्मेशन दे रहे थे, डेटा दे रहे थे, लेजर दे रहे थे, रिकॉर्ड्स दे रहे थे, एक्सप्लेनेशन दे रहे थे, वो एक्यूरेट है या कंप्लीट है? किसकी जिम्मेदारी? मैनेजमेंट की। एक्यूरेसी एंड कंप्लीटनेस ऑफ द रिकॉर्ड, ये मैनेजमेंट की जिम्मेदारी। और अगर कोई जजमेंट्स है, अगर कोई भी जजमेंट्स है, जो ये जजमेंट्स अगर जरूरी है प्रिपरेशन और प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन में, जो भी जजमेंट्स ले जाते हैं वो भी किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी हुई? वो भी मैनेजमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी हुई। गुड, सिंपल। अब सुनो, इंगेजमेंट लेवल क्वालिटी कंट्रोल। इंगेजमेंट लेवल क्वालिटी कंट्रोल का क्या मतलब होता है? सुनो, इंगेजमेंट पार्टनर रेस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। किस बात की रेस्पॉन्सिबिलिटी लेगा? एक तो क्वालिटी कंट्रोल की रेस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। और अगर सुनो, क्वालिटी कंट्रोल की अगर वो रेस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है, SQC 1 में आपको पढ़ा चुका हूँ, तो इसका मतलब वो SQC के क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसी और प्रोसीजर्स को फॉलो करेगा, उसी हिसाब से ऑडिट करेगा, हाँ उसी हिसाब से कंपाइलेशन करेगा। तो जो ये एंगेजमेंट परफॉर्म हुआ है वो अकॉर्डेंस विद कंट्रोल पॉलिसीज और प्रोसीजर्स के हिसाब से हुआ है, और ओवरऑल क्वालिटी मेंटेन करना, ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कोई बड़ी बात पढ़ ली क्या? कुछ नहीं पढ़ा सर, नॉर्मल सी बात है। अब सुनो, डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन में क्या है? आओ इधर। प्रैक्टिशनर शेल इंक्लूड इन द एंगेजमेंट डॉक्यूमेंटेशन। ये 3 चीज सुनो, कोई भी मैटर, सिग्निफिकेंट मैटर्स जो अराइज हो रहे हैं कंपाइलेशन एंगेजमेंट के दौरान, और उनको आपने कैसे एड्रेस किया, हाउ दोज मैटर वी आर एड्रेस बाय द प्रैक्टिशनर, ये डॉक्यूमेंट कर लेंगे। बहुत अच्छी बात सर। रिकॉर्ड ऑफ हाउ CFI, जो CFI मतलब लिख लेना इधर, कंपाइल्ड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, ठीक है, कंपाइल्ड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो जो कंपाइल्ड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है वो आपके अंडरलाइंग रिकॉर्ड से, अंडरलाइन डॉक्यूमेंट से, एक्सप्लेनेशन से कैसे रिकनसाइल हो रही है, वो कौन डॉक्यूमेंट करेगा? वो आप डॉक्यूमेंट करोगे, सिंपल। और जो फाइनल वर्जन हुआ है ना, कॉपी ऑफ फाइनल वर्जन, जो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का जो फाइनल वर्जन है उसकी कॉपी आप रख लेना और उसको भी आप डॉक्यूमेंट कर लेना, ठीक है।
एंड हैज़ एक्नोलेज दियर रेस्पॉन्सिबिलिटी, मैनेजमेंट और TCWG ने अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी एक्नोलेज की है, वो भी ले लेंगे। सिंपल था भाई। अब परफॉर्मिंग द एंगेजमेंट, अब परफॉर्मिंग द एंगेजमेंट ना मैं आपको पहले पढ़ूंगा, मतलब मैं मेरे साथ सुनना एक बार, ऐसा लाइन बाय लाइन जाना नहीं, मैं लाइन बाय लाइन भी जाएंगे तो मैं जब जाऊँ तब भी जाना, ठीक है। बस सुनोगे तो ये समझ में आ जाएगा और ये पूरा खत्म हो जाएगा, इसमें कुछ है नहीं। इधर आओ, अब परफॉर्म करना है एंगेजमेंट। एंगेजमेंट परफॉर्म गया, कंपाइलेशन एंगेजमेंट परफॉर्म करने में गया था, तो पहले मैंने क्या अंडरस्टैंडिंग ली, मैंने अंडरस्टैंडिंग ली। अंडरस्टैंडिंग किसकी ली सर? वहाँ के बिजनेस के, वहाँ के ऑपरेशंस के। अंडरस्टैंडिंग किसकी ली? एंटिटीज, बिजनेस एंड ऑपरेशन और उनका अकाउंटिंग सिस्टम और अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स की अंडरस्टैंडिंग लेनी पड़ी मुझे, तो इतना सारा डेटा दे दिया, ठीक है। तो बिजनेस और ऑपरेशंस की, अकाउंटिंग सिस्टम्स की और अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स की उन्होंने मुझे अंडरस्टैंडिंग लेनी पड़ी। और जो एप्लीकेबल एफआरएफ है, एफआरएफ के एप्लीकेबल जो होगा उसी के हिसाब से मैं बैलेंस शीट बना रहा था, उसी के हिसाब से मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहा था ना, तो उसी का अंडरस्टैंडिंग ले लिया। अब अंडरस्टैंडिंग लेने के बाद में कंपाइल का काम चालू कर दिया। क्या चालू कर दिया सर? कंपाइल। तो प्रैक्टिशनर क्या करेगा? कंपाइल करेगा फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, जो रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंटेशन, एक्सप्लेनेशन और सिग्निफिकेंट जजमेंट दैट आर प्रोवाइडेड बाय द मैनेजमेंट। वेरी सिंपल, कोई टेंशन नहीं। अब एक बात बताता हूँ मैं आप लोग को। अब मैंने प्रैक्टिशनर क्या करेगा? डिस्कस करेगा मैनेजमेंट और TCWG से। देखो मैं वहाँ बैठता था तो कुछ सिग्निफिकेंट जजमेंट्स में मुझसे भी वो लोग पूछते थे। फॉर एग्जांपल अगर प्रैक्टिशनर से वो लोग पूछते कि सर ये सिग्निफिकेंट जजमेंट है और इस पर आप अपना असिस्टेंस दे दीजिए, तो वो अगर असिस्टेंस देता है सिग्निफिकेंट जजमेंट्स पे, कौन दे रहा है? प्रैक्टिशनर। तो अगर वो जजमेंट्स पे कोई असिस्टेंस दिया है तो इसको ध्यान से सुनना, वो डिस्कस करना है। कैसे डिस्कस करना है? वो मैनेजमेंट और TCWG से डिस्कस कर लो, कोई बड़ी बात की क्या, अंडरस्टैंड कर लिया, फिर उसने कंपाइलेशन का चालू कर लिया, सिग्निफिकेंट जजमेंट्स की बात आई, और अगर उसने कोई जजमेंट पे असिस्टेंस दिया है तो डिस्कस कर ले भैया मैनेजमेंट और TCWG से। वेरी सिंपल, वेरी ईजी, ठीक है गाइस। अब इधर आओ, उसके बाद में अब अगर आपका कंप्लीट हो रहा है प्रायर टू दी कंप्लीशन, क्या जो आपका कंप्लीशन हो रहा है CFI का, कंपाइलेशन एंगेजमेंट का, तो आप रीड करोगे कंपाइल्ड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, आप रीड करोगे। रीड करते समय क्या देखोगे? आपने जो अंडरस्टैंडिंग ली है ना, आपने जो अंडरस्टैंडिंग ली, अंडरस्टैंडिंग किसके लिए? एंटिटीज के, बिजनेस के, ऑपरेशन के, एप्लीकेबल एफआरएफ के, उसको ध्यान रखते हुए इन लाइट ऑफ लिखा होगा, देखना, इन लाइट ऑफ द प्रैक्टिशनर की अंडरस्टैंडिंग जो उसने ऊपर ली है, ठीक है बात। अब अगर इन द कोर्स ऑफ कंपाइलेशन एंगेजमेंट प्रैक्टिशनर अवेयर हो जाता है, अगर प्रैक्टिशनर अवेयर हो जाता है कि जो रिकॉर्ड्स, जो डॉक्यूमेंटेशन, जो एक्सप्लेनेशन, जो अदर इंफॉर्मेशन, जो सिग्निफिकेंट जजमेंट्स उन्होंने मैनेजमेंट ने दिए हैं वो इनएक्यूरेट है, इनकम्प्लीट है, अनसेटिस्फैक्ट्री है, तो भाई सिंपल है, मैनेजमेंट के अटेंशन में दे देंगे, भैया जो तुमने हमें दिया वो गलत है, इनएक्यूरेट है, कंप्लीट नहीं है, हम सेटिस्फाइड नहीं हुए। मैनेजमेंट को क्या मतलब? तो ब्रिंग कर देंगे अटेंशन टू दी मैनेजमेंट, और मैनेजमेंट को बोलेंगे भैया इसको ठीक करो, एडिशनल मांग लेंगे या करेक्ट करवा लेंगे, रिक्वेस्ट दी एडिशनल इन्फॉर्मेशन या फिर करेक्टेड इन्फॉर्मेशन, सिंपल। अब सुनो, अगर प्रैक्टिशनर इज अनेबल टू कंप्लीट, क्या प्रैक्टिशनर अनेबल है, मतलब इंगेजमेंट कर नहीं पा रहा है, क्यों नहीं कर पा रहा है? क्योंकि मैनेजमेंट हैज फेल्ड टू प्रोवाइड, मैनेजमेंट ने रिकॉर्ड, डॉक्यूमेंटेशन, एक्सप्लेनेशन, इंफॉर्मेशन देने में फेल हो गया, तो क्या करेगा? क्या करेगा? विड्रॉ। अब जब तुम काम ही नहीं कर सकते, विड्रॉ करो, जाओ, टेंशन खत्म, विड्रॉ करो और बता दो मैनेजमेंट और TCWG को विथ रीजंस फॉर दी विड्रॉइंग, बात खत्म। अब सुनो, प्रैक्टिशनर अवेयर हो जाता है किसी चीज के बारे में, प्रैक्टिशनर अवेयर किस चीज के बारे में हो रहा है? प्रैक्टिशनर अवेयर हो जाता है, क्या हो जाता है? उसको पता चल जाता है, उसको पता क्या चलता है? ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एंगेजमेंट उसको पता चलता है कि, एक सेकेंड आना इधर, मेरे तीनों पॉइंट सुनना, तीनों पॉइंट समझ में आएंगे आपको। जो कंपाइल्ड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है ना, डज नॉट एडिक्वेटली रेफर, ना वो रेफर कर रहा है ना वो डिस्क्राइब कर रहा है एप्लीकेबल एफआरएफ से। देखो आपको कंपाइलेशन करने बोला उन्होंने, तो एप्लीकेबल एफआरएफ के हिसाब से कंपाइलेशन करना था, बट वो उसको रेफर ही नहीं कर रहा, जो एप्लीकेबल एफआरएफ है ना वो उसको रेफर ही नहीं कर रहा, उसको डिस्क्राइब ही नहीं कर रहा, जो एफआरएफ आप पर एप्लीकेबल है, तो भैया उसमें अमेंडमेंट चाहिए होगा, हाँ चाहिए होगा। तो अब एक मेरी बात सुनो, अब फॉर एग्जांपल आप समझ लो कि कंपाइल्ड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, कंपाइल्ड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है, ठीक है सर, जो कंपाइल्ड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है अगर उसमें अमेंडमेंट नहीं किया तो वो मटेरियली मिसस्टेटेड हो जाएगी। तो उसमें क्या है? अमेंडमेंट चाहिए, इस लाइन को ध्यान से पढ़ना, अमेंडमेंट रिक्वायर्ड है, क्या? अमेंडमेंट टू CFI कंपाइल्ड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन आर रिक्वायर्ड, और अगर वो नहीं किया, वो करना पड़ेगा अगर आप चाहते हो कि ये मटेरियली मिसस्टेटेड ना हो, और CFI इज मिसलीडिंग। तो अगर आपको काम करते दौरान, कंपाइलेशन एंगेजमेंट करते दौरान ये तीन चीज पता चलती है कि वो मिसलीडिंग है, और अगर मैंने अमेंडमेंट नहीं किया तो क्या हो जाएगा?
ये मटेरियली मिस स्टेटेड हो जाएगा, ठीक है। और ना ही ये रेफर कर रहा है, ना ही डिस्क्राइब कर रहा है एप्लीकेबल एफआरएफ से। तो आप क्या करोगे, मैनेजमेंट को बोलोगे प्रैक्टिशनल सेल प्रपोज द अप्रोप्रिएट अमेंडमेंट टू दी मैनेजमेंट। अब सुनो, वापस से आओ, पहले डिस्कस कर लिया अंडरस्टैंडिंग, मतलब अंडरस्टैंडिंग ले ली सर, हाँ अंडरस्टैंडिंग ले ली, एंटिटीज बिजनेस ऑपरेशन अकाउंटिंग सिस्टम इंटरनल कंट्रोल की, फिर कंपाइलेशन का काम चालू कर दिया। डिस्कस कर लेगा मैनेजमेंट से अगर कोई जजमेंट इन्वॉल्व है जिसपे उसका असिस्टेंस गया है, ठीक है सर। रीड करेगा CFI इन द लाइट ऑफ जो अंडरस्टैंडिंग उसने ऊपर लिए। अगर उसको लगता है कि इनएक्यूरेट इनकम्प्लीट है तो मैनेजमेंट के अटेंशन में दे देगा कि भैया ये आपने इनकरेक्ट दिए और मुझे आप एडिशनल या फिर करेक्टेड इन्फॉर्मेशन दो। अगर अनेबल है क्योंकि मैनेजमेंट फेल हो गया आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने में, तो क्या करोगे, मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करोगे, देता है ठीक है, नहीं तो आप विड्रॉ करोगे। विड्रॉ करते हुए आप रीजन देके मैनेजमेंट और TCWG को बता के अपने अपने घर जाओगे, ठीक है सर। प्रैक्टिशनर अवेयर हो गया ड्यूरिंग द एंगेजमेंट जो कंपाइल्ड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है वो ना ही एप्लीकेबल एफआरएफ को डिस्क्राइब करता है ना उसको रेफर करता है, इसमें अमेंडमेंट की जरूरत है और अमेंडमेंट नहीं अगर हुआ तो वो मटेरियली मिस स्टेटेड है और या मिसलीडिंग हो गया, CFI इज मिसलीडिंग, तो अप्रोप्रिएट अमेंडमेंट के लिए आप प्रपोज करोगे। मैनेजमेंट मान गया तो ठीक सा, अगर मैनेजमेंट नहीं माना, डिक्लाइन और डज नॉट परमिट द प्रपोज्ड अमेंडमेंट, विड्रॉ करो, घर जाओ, ठीक है। और इफ विड्रॉल फ्रॉम द एंगेजमेंट इज नॉट पॉसिबल तो भैया लीगल का क्या, लीगल में क्या लिखा, प्रोफेशनल और लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने डिटरमाइन कर लो कि उस पर क्या लीगल क्या प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पर एप्लीकेबल है, चेक करो। उसके बाद में आप क्या देखोगे, उसको एक्नॉलेजमेंट लेना पड़ेगा। एक्नॉलेजमेंट लेना पड़ेगा किस चीज़ के लिए, सुनो मजे वाली बात, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, मैनेजमेंट की। तो ये भैया ऑब्टेन एन एक्नॉलेजमेंट फ्रॉम मैनेजमेंट और TCWG दैट दे हैव टेकन रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द फाइनल वर्जन, नॉट मी। मैं कंपाइलेशन एंगेजमेंट करने गया, मस्ती की, मुझसे वहाँ पे कुछ काम हुआ तो ठीक था, नहीं हुआ तो नहीं ठीक था, जिम्मेदारी तो मैनेजमेंट की थी, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं थी। मेरे 15 दिन से पहले ही मैं अपने मैनेजर को बोल के अपने घर आ गया, वो अपना काम कर रहे थे, सिंपल। अब लास्ट प्रैक्टिशनर रिपोर्ट। प्रैक्टिशनर रिपोर्ट बहुत ईजी है, कुछ नहीं है। रिपोर्ट की टाइटल जो अपन ने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ी, मतलब हर रिपोर्ट में पहले तो टाइटल ही जाएगी, ठीक है सर। एड्रेसी जो रिक्वायर्ड है, एड्रेसी जिनको रिपोर्ट जाती है वो बता देंगे। उसके बाद में आप नीचे आओ, DPS डेट, प्लेस ऑफ सिग्नेचर और सिग्नेचर, बात खत्म। प्लेस ऑफ सिग्नेचर, D प्लेस ऑफ सिग्नेचर, D डेट और ऐसे प्रैक्टिशनर की खुद की सिग्नेचर, वहाँ अपन ने ऑडिटर के सिग्नेचर पढ़े थे, ठीक है गाइस। अब देखो रिपोर्ट के टाइटल हो गया, एड्रेस हो गया। अब सुनो, यहाँ पे कौन सी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन कंपाइल की है उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। उससे पहले एफआरएफ क्या लग रहा था वो हमने चेक किया था। दो चीज़ आइडेंटिफाई करनी, बहुत बेसिक चीज़ें लिखी हुई है जो अपन ने पढ़ी है वही लिखी है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन और आइडेंटिफिकेशन ऑफ एप्लीकेबल एफआरएफ, और अगर स्पेशल पर्पज एफआरएफ यूज हुआ है तो उसका डिस्क्रिप्शन और रेफरेंस दे देंगे, बात खत्म। और आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन दे देंगे, बात खत्म। उसके बाद में अब अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी, प्रैक्टिशनर की रेस्पॉन्सिबिलिटी बताएंगे तो इसकी भी बताएंगे, मैनेजमेंट और TCWG की भी रेस्पॉन्सिबिलिटी बताएंगे D नंबर में। हाँ सर, इसकी भी रेस्पॉन्सिबिलिटी बताएंगे। अब आप ये देखो, टाइटल हो गया, एड्रेस ही हो गया, स्टेटमेंट एक दे देंगे कि हमने कंपाइल्ड कर दी, जो कंपाइल्ड की है फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, एक चीज़ का स्टेटमेंट दे देंगे कि सर हमने कंपाइल्ड कर दी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, किसके बेसिस पे, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय मैनेजमेंट के बेसिस पे। देखो रिपोर्ट टाइटल हो गया, एड्रेस हो गया, एक स्टेटमेंट दे देंगे कि जो कंपाइल्ड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन की है हमने, वो कंपाइल किसके बेसिस पे की है, जो इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट में दी है। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बता देंगे, प्रैक्टिशनर रिस्पॉन्सिबिलिटी बता देंगे अपनी, और मैनेजमेंट और TCWG दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बता देंगे, D और G, ठीक है गाइस। एप्लीकेबल एफआरएफ क्या है और कौन सी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन पे ये अपन ने कंपाइलेशन किया वो बता देंगे, और एक डिस्क्रिप्शन दे देंगे कि ये कंपाइलेशन एंगेजमेंट इंटेल्स इन अकॉर्डेंस विद दिस SRS, मतलब SRS 4410। सुनो, अब एक चीज एक्सप्लेन करेंगे, एक्सप्लेनेशन देंगे। एक्सप्लेनेशन क्या देंगे कि प्रैक्टिशनर इज नॉट रिक्वायर्ड, मैंने आपको वो लाइन पढ़ाई थी जो मैंने आपको रिपोर्ट दिखाई थी, सैंपल रिपोर्ट जो ICI ने दी थी, इज नॉट रिक्वायर्ड टू वेरीफाई, वी आर नॉट मतलब रेस्पॉन्सिबल, मतलब हमने वेरीफाई नहीं किया है। क्या नहीं वेरीफाई किया, एक्यूरेसी कंप्लीटनेस ऑफ इन्फॉर्मेशन जो मैनेजमेंट ने दी है वो हमने नहीं वेरीफाई। और हम एक्सप्रेस कर देंगे कि हम लोग मतलब नहीं एक्सप्रेस करेंगे कि ये नई ऑडिट हमने की है, P प्रैक्टिशनर, ये P मतलब प्रैक्टिशनर है। प्रैक्टिशनर डज नॉट एक्सप्रेस एन ऑडिट ओपिनियन, ना मैं ऑडिट ओपिनियन दे रहा हूँ ना मैं कोई रिव्यू कंक्लूजन दे रहा हूँ, ये चीज़ की एक्सप्लेनेशन दे देंगे। बात खत्म, एक बार फिर से बोलूँ, चलो एक्सप्लेनेशन किसकी दे देंगे कि वी आर नॉट रिक्वायर्ड टू वेरीफाई द एक्यूरेसी एंड द कंप्लीटनेस ऑफ द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द मैनेजमेंट, सिंपल। और हम लोग ये कह देंगे प्रैक्टिशनर डज नॉट एक्सप्रेस आइदर ऑडिट ओपिनियन और रिव्यू कंक्लूजन, ये दोनों मैं नहीं दे रहा हूँ भाई साहब। और अगर ये स्पेशल एफआरएफ के हिसाब से बना है,
मतलब स्पेशल पर्पस एफआरएफ के हिसाब से बना है फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, तो हम बता देंगे पर्पस, डिस्क्राइब द पर्पस फॉर विच द फाइन, पर्पस क्या है अगर बैंक के लिए बना है, जो पर्पस के हिसाब से बना है वो पर्पस और इसके जो यूजर्स है वो बता देंगे। उसके बाद में ये ड्रो द अटेंशन ऑफ रीडर्स टू द फैक्ट दैट द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन इज प्रिपेयर्ड, यूजर्स की अटेंशन ड्रॉ कर देंगे कि ये जो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट की गई है वो इन अकॉर्डेंस विद स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल फ्रेमवर्क है और ये उन लोगों के लिए सूटेबल है जिनके जो इसके पार्टी टू दी इंगेजमेंट हो गए एक तरह से। ठीक है गाइस, ये आपकी रिपोर्टिंग कंप्लीट। ठीक है, ये प्रैक्टिशनर रिपोर्ट्स में ये एलिमेंट्स जाएंगे, ये मैंने आपको रिपोर्टिंग पढ़ाई। अब दोस्तों आओ वापस स्टडी मटेरियल में, सर पूरा किया कि नहीं किया, आ जाओ। ये 4400 मैंने आपको पहले ही दिखा दिया, अपन ने कंप्लीट कर लिया। अब धीरे धीरे इसमें आ जाओ। हाँ जी सर, कंपाइलेशन इंगेजमेंट में आपको बता दिया कंपाइलेशन इंगेजमेंट क्या होता है। ठीक है सर, कंप्लाई करेंगे, हो गया। उसके बाद में इसके ऑब्जेक्टिव बता दिए, स्कोप बता दिया, एथिकल रिक्वायरमेंट बता दिया, एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस में इंगेजमेंट में क्या होता है, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है हमने पढ़ ली। उसके बाद में परफॉर्म कैसे करेंगे, पूरा ऑब्टेन करेंगे, अंडरस्टैंडिंग कंपाइल करेंगे, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन डिस्कस करेंगे मैनेजमेंट के साथ, वो कंप्लीट कर लिया अपन ने। उसके बाद में ये प्रैक्टिशनर रिपोर्ट, कम्युनिकेशन में कुछ नहीं है, पढ़ लो, कुछ भी नहीं है, पढ़ना भी नहीं है, उसको छोड़ो। और ये रिपोर्टिंग अपन ने पढ़ ली। ठीक है गाइस, उसके बाद में एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल पढ़ लिया, डॉक्यूमेंटेशन पढ़ लिया, आपका चैप्टर खत्म हो गया। 2 क्वेश्चन है, और जो क्वेश्चन है मैं आपको अपनी क्वेश्चन बैंक से बताता हूँ। ये रही अपनी क्वेश्चन बैंक। SRS 4400 वाले में अपन देख लो, ये रिपोर्टिंग वाले पॉइंट है, ये डिफरेंस है, ये छोटी सी केस स्टडी है, कुछ नहीं है, नॉर्मल सा एश्योरेंस के बारे में पूछा है, बात खत्म। 4410 में ये भी छोटा सा वो केस स्टडी वाला पॉइंट है, उसको रीड कर लेना, कुछ नहीं। इंटेंडेंट पर्पस पढ़ लिया, मैंडेटरी पीरियोडिक, अनरिलेटेड मैंडेटरी पीरियोडिक वाला रिपोर्टिंग वाला पढ़ लिया। एथिकल रिक्वायरमेंट का क्वेश्चन है ये। सिग्निफिकेंट मैटर डॉक्यूमेंटेशन पूछ रहा है बेसिकली। ठीक है, अप्रोच पूछ लिया, अप्रोच में मतलब कंपाइलेशन इंगेजमेंट में क्या अप्रोच होगा, मतलब अंडरस्टैंडिंग लेगा एंटिटी बिजनेस का, एप्लीकेशन एफआरएफ वाला पूरा का पूरा जो पैराग्राफ मैंने आपको उस क्वेश्चन में पढ़ाया था। ये देखो आपका SRS 4410 इसके साथ कंप्लीट होता है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे दोस्तों, अच्छे से पढ़ो, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।